अस्सलाम एंड वेलकम। लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। सुबह हो गई है। जैसे कि सुबह होती है तो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक नया इरादा होता है, जैसे कि मैं डेली बोलती हूँ ये बात। बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड्स को ऑफिस जाना होता है, ख़वातीन उनके सर पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि खाना क्या बनेगा, किस तरह वो पूरी रूटीन अपनी कंटिन्यू रखेंगे, ये जो मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ। और अपने शो में ऐसे गेस्ट बुलाती हूँ जिससे आप खुश हों और जिनके जो मैसेजेस हैं, जो बातें हैं वो आप तक पहुँचे कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। कभी कोई आर्टिस्ट, कभी कोई सिंगर। पर आज हमारे शो में जो आए हैं तो एक छोटा सा उनका एक रिलेशन भी है कि एक बाप बेटी का रिलेशन जो बहुत प्यारा, बहुत नाजुक रिश्ता होता है। कहते हैं कि मतलब जितनी बेटी एक अपने फादर से अटैच होती शायद इतनी माँ से नहीं होती, क्योंकि एक लॉजिकल बेटा अम्मी से ज़्यादा होता है और बेटियाँ ज़्यादा फादर से होती हैं। कहीं जाना है तो अबू भाई यहाँ ले जाए, अबू ये करना है, अबू वो करना है, कपड़े बनाने, पैसे चाहिए, चीज़ें। तो इतना प्यारा ये रिश्ता है। आज हमने अपने गेस्ट को बुलाया है, इनसे करेंगे इस बारे में गपशप। साथ साथ वो जो बच्ची हैं, उनकी जो बेटी हैं, हमारी प्यारी से जो गेस्ट हैं ना, वो साथ साथ द यूथ रिपब्लिक के लिए भी काम करती हैं। किस तरह काम करती हैं, इसमें क्या क्या है, इनकी सारी डिटेल जो है हम हिना से पूछेंगे। तो आए मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने गेस्ट। अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है। सुबह सुबह उठा दिया जिम्मेदारी निभाने के लिए, चलो भाई बेटी को लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कॉल किया। सुबह सुबह सब कुछ देखते हुए और सफ़र करते हुए और यहाँ आपके पास आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हम अपने व्यूज़ शेयर कर सकें कि लाइफ में क्या होता है। तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती है यार सुबह ऑफिस भी जाना है और बेटी की भी जिम्मेदारी, यहाँ छोड़ो यहाँ लेके जाओ, या फिर आप खुश होते हैं कि नहीं ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे करना है? देखिए, इन तमाम चीज़ों को साथ साथ हमें रखना होता है। मतलब बैलेंस लाइफ की बात जहाँ हम लोग कर रहे होते हैं, जी जी, तो बैलेंस लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं और इससे हमारा जो जॉब है वो भी सफ़र न हो, वहाँ पे भी हमें ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करना है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें मैनेज करके साथ लेके चलना। क्या बात है ना। तो मैंने जैसे कि व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, आप द यूथ रिपब्लिक के लिए काम करती हैं, तो थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएं कुछ। द यूथ रिपब्लिक बेसिकली एक यूथ नेटवर्क है और हमारा बेसिक आइडिया ये था कि अराउंड 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन में यूथ की है। तो अगर हम लोग कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा नेटवर्क जनरेट करें जिससे हम इस यूथ को अवेयर करें कि वो अपनी सोसाइटीज़, अपनी कम्युनिटीज़ और अपने मुल्क के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूथ रिपब्लिक। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं और हमारा बेसिक मकसद ये है कि हमें यूथ एम्पावरमेंट पर काम करना है। हमें सबको ये इस बारे में अवेयरनेस देनी है कि हम चाहे एक हो, दो हो, पूरा अगर आपकी पूरी फैमिली में इन्वॉल्व है तो हमने अपनी सोसाइटीज़ में छोटे छोटे एक्शन ज़रूर लेना है ताकि हमारे किसी काम से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। सो इट्स ऑल अबाउट योर वर्क, इम्पैक्ट, थिंकिंग, डूइंग एन इम्पैक्ट। अच्छा, कैसे जहन में कैसे ख्याल आया कि हाँ ये इसके लिए काम करना चाहिए, यूथ के लिए काम करना चाहिए? जब मैं स्टार्टिंग से ही मुझे लिखने का डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा शौक था, तो आपके अंदर खुद अवेयरनेस आना स्टार्ट हो जाती है। खुद जैसे आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं, आप ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, आप अच्छे काम में इन्वॉल्व होते हैं, आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, आपके ब्रेन में डिफरेंट आइडियाज़ ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर मुझे एक ऐसा आइडिया जनरेट हुआ मेरे दिमाग में कि किस तरीके से मैंने जो है एक इनिशिएटिव लेना है और फिर हम सब मिलकर कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज में भी हम उस काम के लिए पूरे उतरें और फिर बाकी उस काम में कोई इम्पैक्ट हो। तो इस तरीके से जो है ये द यूथ रिपब्लिक आइडिया जनरेट हुआ और फिर द यूथ रिपब्लिक जो नाम है इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि क्यों ये द यूथ रिपब्लिक है। द यूथ रिपब्लिक में जो यूथ में जो यू वर्ड है वो आपकी तरफ, मतलब आपको ये कहता है कि आप जो यूथ में यू है, इट्स यू, ठीक है, आपने एक्शन लेना है फॉर द पब्लिक, जिसको हमने रिपब्लिक में से निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर यूथ की वॉइसेस को हम एम्पलीफाई करें, यूथ को एक अवेयरनेस दें और फिर उनको इस बात पर जो है काम करें कि हाँ जी आपने भी अपने मुल्क के लिए कुछ करना। अच्छा, तो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? करंटली हम लोग जो हमारी कोर टीम है उसमें 8 लोग हैं हम, और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर हम सब एक होते हैं। हमारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी होते हैं और डिफरेंट हम लोग लाइक सोशल वर्क और इन सब काम में। अच्छा, लड़के लड़कियाँ सब? जी बिल्कुल, ग्रुप है। अच्छा, तो किस तरह मैनेज करते हैं? सब कहीं जाना होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, तो एक जिम्मेदारी होती है सारे इवेंट को उस तरह से निभाना।
इवेंट्स में ये होता है कि जैसे सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, लाइक एक इवेंट मैनेजर हो गया, फिर डिफरेंट जिसको सोशल मीडिया देखना है वो, और फिर सबके अपने अपने रोल्स होते हैं। तो फिर सब लोग अपने अपने रोल्स को जो है उस पर काम करते हैं और इस तरीके से इवेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं। माशाल्लाह। तो सर आपकी बेटी माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड भी है और इतना अच्छा सोच रखती हैं कि, तो आपको कैसा लगता है, जैसे होता है ना लड़कियों को आज की जनरेशन जो है वो ज़्यादातर फैशन की तरफ या दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब यूथ के लिए अपने पाकिस्तान के लिए कुछ सोचना ये तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी हमारी जनरेशन या टीनेजर्स ये लोग सोच रहे हैं, तो किस तरह क्या फील करते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है कि एक बेटी जो है इतना पॉजिटिव सोच रही है और एक टीम को लेके आगे बढ़ रही है, ताकि अपने काम से या अपने आइडिया से किसी को मुस्तफीज कर रही है, किसी को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि औलाद जो है मतलब एक अच्छे ट्रैक पे मतलब किसी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जब हिना ने आपको बताया या आपको पता लगा कि हिना द यूथ रिपब्लिक के लिए काम करना चाह रही है, तो क्या सोचा आपने, किस तरह की फील आई थी? मुझे याद है कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था तो हिना की ये क्वालिटी है कि वो हर बात जो है मुझसे शेयर करती हैं, मतलब चाहे घर की बात हो, यूनिवर्सिटी की हो, एजुकेशन की हो, सोशल वर्क की हो। तो ये आइडिया जब जनरेट हुआ तो फिर मैं उनको लेके बैठा, फिर उनके पूरे टीम को मैंने कहा कि अपनी टीम को लेकर आए बैठे। जब उन लोगों ने बात की, क्योंकि थोड़ा ओल्ड एज के लोग जो है मतलब ये नेटवर्किंग से मतलब इतना ज़्यादा मतलब कनेक्ट नहीं है। जब लोगों ने मुझे समझाया कि हम मतलब ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है जो काम हम अच्छे यहाँ पे कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी मतलब वो लोग हमारे अच्छे कामों को देख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज भी मतलब एक ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की तरफ से मतलब जाना था। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मतलब आप लोग अच्छे मतलब ऑनेस्टी के साथ आप लोग स्टार्ट करें और जो बेस्ट हम लोगों से हो सकेगा मतलब सपोर्ट करने के लिए तो हम लोग करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमें कि बेटी जो है अपने मुल्क को लेके अपने नेशन के लिए मतलब अपने लोगों के लिए इतना पॉजिटिव सोच रही है, साफ कर रही है। तो हिना आप किस तरह मैनेज करती हैं, घर भी फिर माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, आप कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, तो किस तरह ये मैनेज किस तरह करती हैं? मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर आपने कुछ करना होता है और अगर आपके अंदर एक पैशन है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आपके पास शायद ही कम या फिर कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। तो ये जो काम है मतलब ये ऐसा काम है जिसका मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पैशन है और ये मैं बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे अपनी स्टडीज़ और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। वो मैनेज कैसे होता है, वो जब फिर आपको वही टाइम मैनेजमेंट और फिर इस साइड पर आना पड़ता है कि कितना टाइम आप अपनी स्टडीज़ को देंगे, कितना टाइम आप जो है अपने प्रोजेक्ट्स को देंगे और फिर किस तरीके से आप अपनी राइटिंग, ब्लॉगिंग और ये सब चीज़ें मैनेज करेंगे। सो ये सब टाइम मैनेजमेंट की बात है। और फिर नेक्स्ट आपका पैशन और फिर आपकी अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ कि आपको खुद क्या करना है, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व रहना है और कौन सी चीज़ें जो कि आप वाकई करना चाहते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। सो इसलिए टाइम मैनेजमेंट से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई इवेंट है जिस पर आपको जाना ज़रूरी है, ये यूथ रिपब्लिक का, और घर में कोई ऐसा इवेंट आ गया या घर में कुछ या ख़ानदान में, मतलब हम लड़कियों को सबसे पहली एक ये चीज़ भी सोचनी पड़ती है, अगर कोई डॉक्टर बन रही है या उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और घर में अचानक से मेहमान आ गए तो उनके साथ बैठने के वो बुरा ना मान जाए कि हाँ भाई अब तो टाइम नहीं दिया। तो मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं ये सारी चीज़ें, वरना लड़कियों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, मेहमान आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी करनी है कुछ ये वो। तो कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल होता है कि और मतलब हमारे यहाँ पर तो माशाल्लाह जो है मेहमान तो इस तरह के हैं कि दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ये है कि इस तरह की भी आपके पास इवेंट्स आ जाते हैं, मतलब इवेंट्स में डिफरेंट इवेंट्स हो जाते हैं, तो फिर आपको ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि आपकी फैमिली भी है और फिर आपकी स्टडीज़ भी है, सब कुछ है। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो घर में क्या मम्मा के साथ अपनी अम्मी के साथ हाथ बटाती हैं? हाँ बिल्कुल, काम वाम चलता है सब। अच्छा, कभी अम्मी कहती है कि क्या ये लड़की है वो काम में ही लगी रहती है, घर में टाइम इतना नहीं देती? बिल्कुल टाइम देती हूँ, टाइम देती हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी गेस्ट हैं ना और उनके फादर से हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप आएंगे तो हम यही बात कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह और हिना से कुछ पर्सनली बातें पूछेंगे, घर में क्या क्या करती हैं और कभी डांट वाट पड़ती है नहीं पड़ती। तो आपने एक छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मैं और हमारे गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है?
My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे घर में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, खद्दी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट किया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. जी वेलकम बैक व्यूअर्स। लाइफ की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। अभी तक कुछ लोग हैं जो अभी तक सो रहे हैं, नींद आंखों में हो रही है, टीवी देख रहे हैं फिर भी पर देखें उठ जाएं, सुबह हो गई अब तो 11 शायद बजने वाले हैं, बहुत देर हो गई। और मैं साथ साथ आपको ये भी डेली बोलती रहती हूँ कि आप भी अगर आना चाहें हमारे शो में एज अ गेस्ट, आपका कोई प्रोजेक्ट है या जिससे आप मुल्क के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो वो आके हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं। एज अ गेस्ट आए मैं आपको इनवाइट करती हूँ अपने शो में। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमें बता सकते हैं कि आप हमारे शो में आना चाहते हैं, हमारा शो कैसा लगता है, कोई बुरी बात कोई अच्छी बात अपने सजेशन देंगे तो ही मुझे पता लगेगा कि आपको मेरा शो कैसा लग रहा है। तो मैं अपना फेसबुक का लिंक बता देती हूँ आपको जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ जो हमने कंटिन्यू करेंगे बाद जो ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ी थी। जी ना, तो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे
कि मतलब सादा साइड कौन देता है घर में? अम्मी या डैडी लेते हैं, तो डैडी को तो बातें सुननी पड़ती होंगी बहुत, हाँ, काम भी कर रही, कभी डांट कभार पड़ती है घर में। होता है कि शायद इतना नहीं होता है कि हाँ होता है, कभी कभार जो है फादर्स जब बेटी का सपोर्ट कर रहे होते हैं हर मतलब एंगल में, चाहे वो एजुकेशन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सोशल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो इसी में थोड़ा सा फील होता है आई थिंक मदर्स को कि वो जो एक पार्ट है घर के, एक बहुत बड़ा मतलब उनके ऊपर जो है ना मतलब किस्म का जो है दबाव होता है घर के अंदर, क्योंकि मेहमानों को उनको ट्रीट करना होता है, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं, और प्लस हम लोग जो ऑफिस जा रहे होते हैं, तो एक खासा जो है मतलब एक प्रेशर होता है, तो सबको एकोमोडेट करना, फिर घर को लुक आफ्टर करना, क्योंकि घर जो है वो एक इंडस्ट्री है, मतलब आप ये समझ, उसका फाइनेंस भी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो हाइजेनिक कंडीशन में आप रहते हैं, मतलब क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, और बच्चों के तमाम मतलब उन चीज़ों को लेकर चलना होता है, तो इसी में मतलब मदर के भी ये तवक्कुआत होते हैं कि जो बच्चे जो हैं मतलब वो उनके साथ भी इंटरेक्ट करें, स्पेशली लड़कियाँ तो वो जो काम मतलब करती हैं घर के अंदर मदर्स, तो उनका ज़्यादा मतलब वो ये होता है कि वो लड़कियां जो हैं वो किचन में उनके साथ टाइम दे रहे हैं, और दूसरे जो मतलब वो काम कर रहे होते हैं उनका हेल्प करें। तो ऐसा होता है ना, किचन में होती है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, करती हैं? हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग में। अच्छा, तो घर में होती है तो कुकिंग कर रही होती है। अच्छा, अम्मी से क्या डांट पड़ती है? मतलब जो होता है ना एक मोस्ट रिपीटेड वर्ड या सेंटेंस के वो बार बार सुनने को मिलता है। टाइम पंक्चुअलिटी है क्या? मेरी मामा हमेशा चाहती हैं कि जब यूनिवर्सिटी का टाइम है तो आपको ये टाइम पर ही वहाँ पर होना है, लाइक विदाउट एनी एक्सक्यूज, और अगर किसी और चीज़ का टाइम है, किसी प्रोग्राम का टाइम है, इवेंट का टाइम है, तो आपको वहाँ पर भी टाइम पर ही होना है। तो यूजुअली जो भी हम लोग जो भी मतलब जिस बात पर ज़्यादा डिस्कशन हो रही होती है वो है टाइम पंक्चुअलिटी, कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों आज क्यों लेट हुआ यूनिवर्सिटी जाने में, तो ये इन चीज़ों को आंसर करना पड़ता है। तो मैं ही सोचती हूँ कि टाइम पंक्चुअलिटी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है जी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप कोई किसी भी प्रोफेशन में आप इन हो, बिल्कुल टाइम पंक्चुअलिटी एक ऐसा जो है इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। तो यही था। और अगर पंक्चुअल ना हो तो फिर आप कहीं काम भी कर रहे हैं ना, अगर जॉब भी आपकी, तो आपके ओनर या जो बॉस होते हैं समझते हैं कि जब टाइम पे पंक्चुअल नहीं है तो ये किस तरह अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी अदा करेगा पूरी तरह से। अच्छा, बचपन में कभी सोचा था कि इस तरह से काम करूँगी मैं, या कुछ सोचा था मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? जब मैं छोटी थी तो लाइक 6 ईयर्स से ही जो है मैं गर्ल गाइडिंग की तरफ जो है इन्वॉल्व हो गई थी, और फिर वहाँ पर मैं इनरोल्ड हो गई थी। उस पर फिर सोशल वर्किंग स्टार्ट हो गई, डिफरेंट काम में इन्वॉल्व हो जाना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करना, डिफरेंट इनिशिएटिव्स में जो है इन्वॉल्व हो जाना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम डिफरेंट लोगों से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वही सारी बातें आ जाती है कि आपको खुद को कितना जो है एक प्लेटफॉर्म पे एक डिफरेंट जगहों पे एक्सपोजर लर्निंग एक्सपोजर मिलता है, कि आप कितना ज़्यादा खुद भी लर्न करते हैं और आपको कितने ज़्यादा लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। इस तरीके से जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लाइक 10 अगर आप 6 साल से हम स्टार्ट करें तो 10 से 12 साल के बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई कि हाँ भाई आप भी कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं और आप खुद भी कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें। सो अच्छा, वैसे क्या हॉबीज़ हैं, क्या पसंद है? म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, या फिर फैशन में, या फिर होता है ना मुझे राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और मुझे बचपन से ही राइटिंग का शौक है, और जितना भी मेरे पास फ्री टाइम होता है और लाइक आफ्टर द क्लासेज एंड ऑल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अपनी स्टोरीज और डिफरेंट राइटिंग्स इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करती हूँ एज अ हॉबी। दैट्स ग्रेट। तो कभी खानदान में हुआ क्रिटिसाइज किया ये क्या मतलब सोशल वर्क क्यों कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल मुझे ये बहुत लगता है कि अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाइड हो जाता है, और फिर आप कोई भी काम बहुत बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। विदाउट फैमिली के, अगर आपके पास फैमिली का ही सपोर्ट नहीं है तो आई थिंक कि आपका जो एक लेयर हो जाती है आपके कामों में वो फिर बनना स्टार्ट हो जाती है, और फिर आप कोई भी काम करना चाहें ना उसके अंदर फिर आप अपना एक बहुत इफेक्टिव जो आउटपुट है वो आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली की जब तक आपके साथ जो है यस नहीं होगी, और अगर वो आपके साथ हर काम में जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे और आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चाहे आप कोई भी काम करते हो, सिर्फ ये सोशल वर्क नहीं, कोई भी काम हाँ, तो उसमें जो है फिर आई थिंक आपको थोड़े थोड़े बैरियर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर मतलब फिर आपका जो है ना माइंड वो उसी तरफ होगा कि
मैं ये करूँ भी या नहीं करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, अगर आप करना भी चाहते हैं। हाँ, फिर आप वो बॉन्ड हो जाते हैं ना, आपको सुकून, जहनी तौर पे सुकून नहीं होता, मेंटली आपका वहीं दिमाग लगा रहता है। अच्छा, लड़कियां होती हैं तो मतलब भले से 2 बहनें हों, 3 बहनें हों, तो एक ये सवाल रहता है शादी, ये तो रहता है। और आप तो माशाल्लाह 3 भाई हैं और एक बहन, तो घर में अम्मी को मतलब माओ को ज्यादा ख्याल रहता है कि बेटी बड़ी हो रही है, अब भाई रिश्ता देखना शुरू करो, पढ़ाई तो चलती रहेगी, क्या करना है इतना पढ़ के, इस तरह के कोई होते हैं सवाल जवाब घर के अंदर। और आपने बिगाड़ा हुआ है, ये किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट दी हुई है कि नहीं पढ़ाई या काम, शादी की तरफ भी आना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं। नहीं, फिलहाल तो इस टॉपिक पे हम लोग नहीं आए हैं, मेरी और मेरी वाइफ भी, और प्लस जो हम हिना के जो भाई हैं वो भी। तो एजुकेशन जो है मेरे ख्याल में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल इंसानी ज़िंदगी में अदा करता है, और स्पेशली जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, मेरे ख्याल में मतलब निहायत ही खुशकिस्मत हैं कि अगर वो सोचें कि इतने मतलब आबादी में जो लड़कियां ऐसी जगहों पर रहती हैं कि उनको इल्म का जो रोशनी है वो मैसर नहीं है, तो जिनको अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में मिलता है तो वो कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके मतलब इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने के बाद दूसरों को भी वो इल्म से वो फ़ायदा पहुँचाएं। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। एक ये है चीज़ ना कि जैसे लड़की बड़ी होने लगती है, बड़ी हो रही है, कॉलेज गोइंग हो गई, यूनिवर्सिटी गोइंग हो गई, तो एक ये क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि हाँ शादी भी करनी है, नहीं करनी है, यानी कि जैसे मेरी अम्मी हो गई है और मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी, उन लोग को एक फिक्र हो जाती है, एक ज़ाहिर जिम्मेदारी है कि भी कहते हैं हाँ पढ़ाई तो चलती रहेगी शादी की तरफ। तो चलो आप अच्छा है कि इस चीज़ से भी बची हुई है, पर वो अलार्म की घंटी कभी भी बज सकती है क्योंकि हम लोग जब मतलब बेटियाँ लड़कियाँ जब तक अपने घर में होती हैं तो वो बहुत फील फ्री होती हैं, सुकून से आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अच्छा, मैं एक सवाल हर गेस्ट से करती हूँ, आपसे भी करूँगी सर, ये कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो गया है कि लड़की के लिए पहले रिश्ते आते थे तो पूछा जाता था कि भाई दस्तकारी आती है, खाना पकाना आता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते थे, घर संभाल लेती है, और अब पूछा जाता है कि पढ़ाई कितनी है, जॉब करती है, कितना कमा लेती है। तो ऐसा क्यों हो गया ये चीज़? ठीक है, अच्छा साइन है कि लड़कियां जॉब कर रही हैं, पढ़ रही हैं, ठीक है, मुश्किल वक्त पे वो अपने हस्बैंड का साथ दे सकती हैं, खुद भी उनको होना चाहिए इस बात का खुश, पर ये सवाल क्यों हो गया इतना कॉमन? देखिए, जो आपने सवाल किया कि पहले और आज के उसमें मतलब लड़कियों को खाना पकाना आना चाहिए या घर का सफाई, मतलब ये मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मैं नहीं समझता इसको कि अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और एजुकेशन को अगर एक साइड में रखें तो ये शादी के बाद मियाँ बीवी वो मेरे ख्याल में एक गाड़ी के जो है ना वो पायों के मानद हैं। एजुकेशन लेना, जॉब करना, कि किसी वक्त भी कोई एक टायर पंचर हो सकता है, ख़राब हो सकता है, वो ख़राब होने की सूरत में आपके पास अगर स्पेयर टायर व्हील हो तो आप आगे चल सकते हैं, आप ड्राइव जो है ना वो ड्राइव कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में खाना पकाना बिल्कुल लड़कियों को नहीं, मैं तो कहता हूँ कि और मेल को भी आना चाहिए। पर ये अब सवाल नहीं होता लड़कियों से, मतलब मेरा क्वेश्चन ये, ठीक है लड़कियां कमा रही हैं, पढ़ रही हैं, पर आपको ठीक है ये हमारी जिम्मेदारी, मतलब लड़कियां माशाल्लाह इतनी समझदार होती हैं कि उन्हें पता है कि अब इस बात पे, इस स्टेज पे मुझे क्या स्टैंड लेना है। ठीक है, अगर उसका हस्बैंड नहीं है इस काबिल या कोई प्रॉब्लम हो गई या घर नहीं चल रहा, क्योंकि आज की महंगाई के इस दौर में 2 मिल के कर रहे हैं तो अच्छा घर गुजर रहा है, जो ख्वाहिशात आपकी, आपके आने वाले बच्चों की जिस तरह भी गुजर रही है तो वो ज़रूरी है। पर ये सवाल क्वेश्चन क्यों कॉमन हो गया कि जब रिश्ता लेकर आया जाता है तो पूछा जाता है कि भाई लड़की की क्या तनख्वाह, कितना कमा लेती है, तो मतलब ये तो लड़कों से पूछा जाता था एक वक्त में, तो इसकी क्या सूरत है, क्यों? मेरे ख्याल में मतलब ये इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं है इसी क्वेश्चन का भी कि मतलब कोई 80 या 90% जो है लोग ये मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं लड़की का कमाने का। लेकिन ठीक है, मतलब इसमें भी मतलब एक वो देखा जाता है, इसको इवेल्युएट किया जा सकता है कि जो लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं वो इसी बात पे अगर टाइम है तो मेरे ख्याल में अभी डाइवर्सिटी का दौर है। ज़माने कदीम में ये होता था कि वो लोग जहाँ पैदा होते थे या वैली में पैदा होते थे या शहर में होते थे या मतलब कबीले के अंदर ही वो ये सारे मतलब रिश्ते हुआ करते थे। अभी जो है मतलब दुनिया चेंज हो चुका है, मतलब बिल्कुल टोटली डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसी में मतलब मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि ओपन एक वो है कि मेन जो लोग मतलब कपल्स को लाइफ गुजारना है तो मेरे ख्याल में
वही बेहतर डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए कि वो मतलब किस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक। अच्छा हिना, कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप यूनिवर्सिटी गए हैं या कोई भी आपकी पूरी अब तक की लाइफ का कोई ऐसा कोई फनी वाकया हो, कोई ऐसा कोई है? हाँ, मैं कल ही घर में ही डिस्कस कर रही थी कि मैं कल हमारी फ़ीस सबमिशन की डेट थी, तो फिर मैं वो लाइन में लगी थी जहाँ पर हमें फ़ीस सबमिट कराना है। तो अचानक से जो है बीच में से एक बहुत अच्छी सी मतलब एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जानती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे जानती है। मैंने कहा सॉरी मैं तो आपको नहीं जानती। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा रुके मैंने आपको कहीं पर देखा है। फिर वो सोचना स्टार्ट हो गई फिर मैंने कहा अच्छा तो आपने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था? मैंने कहा जी मैंने किया था। तो उन्होंने कहा और आपको ये वाला प्राइज़ मिला था? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कहाँ? आपने कहाँ पर देखा था? उन्होंने कहा अरे मैंने फेसबुक में आपके पिक्चर्स देखी हैं। लाइक कि देखें आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऐसा हो गया है कि वहाँ पर देखी हुई पिक्चर्स से इन पर्सन कोई आपको पहचान रहा है कि वहाँ पर आपने देखा था और फिर वो उसी फेस को रिकग्नाइज करना, उसी नाम से मिलाना और कितनी सारी चीज़ें देखते होते हैं रोज़ाना, उसमें से फिर जो है आप उसको आउट करना और फिर देखना के तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और मुझे वाकई लगा कि वाकई में आजकल जो है सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा जो है बढ़ रहा है। अच्छा हमारे पास आपकी कुछ क्लिप्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, तो ब्रेक का टाइम होगा तो मैं वो ब्रेक पे वो दिखाऊंगी हमारे व्यूअर्स को। पर मैं कुछ उससे पहले थोड़ी सी कुछ बात जानना चाहूँगी। कभी आप किसी इवेंट पे गई हो, कोई प्रॉब्लम फेस करी हो कि कोई भी परेशानी हो गई हो अचानक और उसको उस इवेंट को रखना बहुत मुश्किल हो गया हो, ऐसे कभी हुआ है? अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो है एक इवेंट जब हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे थे तो उस दौरान कुछ हालात बहुत ज़्यादा इस तरह के हो गए थे कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम करवाएंगे तो मे बी जिन लोगों को आना था वो शायद नहीं आ पाए ड्यू टू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड ऑल। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों ने उस वेन्यू को जो है थोड़ा आगे बिल्कुल। लेकिन फिर हमें शाम तक ऐसा हुआ कि दोबारा हालात ठीक हो गए। तो फिर अब हमने ये भी सोचना था कि फिर इतने सारे मतलब 100 से ऊपर जो है लोगों को दोबारा से इनवाइट करना, उनको ये इन्फॉर्मेशन देना कि जो है आप फिर अगले दिन इवेंट हो गया है फिर दोबारा से सारा इन्विटेशन पे काम करना। फिर हमने सोचा कि नहीं हालात ठीक हो गए, लेट्स मेक इट ऑन टुमारो। फिर हम लोगों ने जो है फिर दोबारा जब उनसे कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने कहा कल की जो सारी प्लानिंग्स हम लोगों ने कैंसिल कर ली है क्योंकि आपने तो अभी तो मना किया था कि हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने डैडी से सारा डिस्कस किया। फिर जब डैडी ने उनसे बात की जो वेन्यू को देख रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर अगेन ऑन टाइम सारी चीज़ें हो गई। तो अभी होता है कि हमें हालात भी ऑफ कोर्स देखने पड़ते हैं और फिर इसके साथ साथ चीज़ों को प्लान करना, तो फिर अप्स एंड डाउन तो ये तो का पार्ट है। बिल्कुल जी व्यूअर्स, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जब ब्रेक से आप वापस आएंगे तो हमारी छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री कह लें, पिक्चर्स वीडियो जो है हिना ने किस तरह अपने इवेंट ऑर्गेनाइज किए, क्या क्या किया लोगों के लिए, तो आप वो उन पर नज़र डालिएगा। ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, यहीं वापस आएगा, इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे मैं और उसके साथ
world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well कि हमारे गार्ड्स को आके ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स। Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements,
वो हमें बताते हैं, हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं एंड वी गिव इट टू देम द कार्ड्स. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. जी वेलकम बैक व्यूवर्स. लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद. आई होप कि आपने जो हमारी डॉक्यूमेंट्री छोटी सी देखी उसको आपने देख के एंजॉय किया होगा. हर एक के दिल में, यानी कि मैं भी कुछ देख रही होती हूँ इस तरह का, तो फील होता है कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए. तो मेरा मैसेज यही होता है हमारे इस तरह के गेस्ट को बुलाने का या आपको इस तरह के मैसेजेस पहुँचाने का कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए अपने मुल्क के लिए. ऐसे ही ना बैठे रहें. अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ज़रा हमारा अपना घर है ये. अपने घर को साफ करने के लिए, अपने घर के लिए काम करने के लिए बाहर से कोई नहीं आता, हमें खुद करना पड़ता है. हम अपने हुक्मरान, अपने गवर्नमेंट को हर बात पे ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर रहे. कभी आपने कुछ किया? अगर आपने कुछ किया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें. अगर हमारे शो पे ऐसा गेस्ट आना चाहते हैं तो आप वो भी आ सकते हैं. मैं बार बार बताती रहती हूँ हमारे फेसबुक का लिंक जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv. चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ दोबारा. तो है ना, मैं व्यूवर्स को बताते चलूँ द लाइफ द सबमिट यूथ अवार्ड था कोई जो आपने ग्लोबल अवार्ड था जो आपने विन किया था. तो क्या फीलिंग्स रही वो अवार्ड की? वर्ल्ड समिट यूथ अवार्ड 2012 में है. अराउंड 122 UN के जो मेंबर स्टेट्स हैं वहाँ से डिफरेंट सबमिशंस गई थी और फिर इसमें से यूथ रिपब्लिक वो एक कैटेगरी में उसे रनर अप अवार्ड मिला था वर्ल्ड समिट यूथ अवार्ड. तो इसमें ये था कि कौन जो है मतलब डिफरेंट यंगस्टर्स, डिफरेंट यंग पीपल वो जो है ई कंटेंट डेवलपमेंट, जैसे कि अब हमें पता है कि आजकल जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड हो गया. तो और हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स और फिर डिफरेंट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी लोगों को अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं. तो इस तरीके से जो यूथ रिपब्लिक में जो हम लोगों ने एक ऑनलाइन क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म भी जनरेट किया, उसके बेसिस पर जो है हमें ये अवार्ड मिला था. ऑफकोर्स बहुत अच्छी फीलिंग रही थी. और सबसे पहले जब मुझे पता चला कि जो है ये अवार्ड द यूथ रिपब्लिक जो है रनर अप उसने जीता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा, सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम पूरी टीम जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे हम लोग. अच्छी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं. अप्रिशिएट हो आपकी कोई चीज़ तो जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं. हम सोचते हैं कि अब और बेहतर से बेहतर. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग कोई चीज़ विन करते हैं और जब हमें कुछ जैसे प्राइज विनर्स हो जाते हैं हम लोग, या फिर हम किसी भी स्टेज पर जो है हमारे काम को बहुत अच्छी तरीके से सराहा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपके शोल्डर्स पर आ जाती है कि आपको मज़ीद अपने काम को जो है बेहतर करना है. तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि जब इस अवार्ड के बाद मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई कि अब जो है हमें बहुत अच्छे से जो है एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा इम्पैक्ट जनरेट करना है. तो ये बात तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सच है कि आफ्टर विनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और अच्छा खुशी भी ये होती है कि हाँ हमने जिसके लिए मेहनत करी थी वो आखिरकार उसका फल हमें मिल गया. कहते हैं सब्र का फल. और काम जो करो उस पर अप्रिशिएट, मतलब अवार्ड मिलना आपको लोगों ने सराहा है, अप्रिशिएट की एक चीज़, तो बहुत अलग सी फीलिंग्स होती हैं. अच्छा एक चीज़ और है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ. जब हमारे मतलब एक बाप या माँ की, मतलब हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को लुक आफ्टर, स्पेशली लड़कियों को लेकर, कि वो अगर कहीं रुक भी रही हैं तो एक वो होता है कि बेटी चली गई वहाँ रुकने. एक जिम्मेदारी होती है ज़ाहिर है माँ बाप की. वो चाहते हैं कि वो हमेशा उनको कवर रखें अपने बच्चों को. तो मैं सर से एक बात डिस्कस करना चाहूँगी जो कि हिना गई थी UK का उनका एक ट्रिप था ये द यूथ रिपब्लिक के लिए. तो सर को किस तरह फील हुआ? ये एक रिस्क होता है अपने बच्चे को पहली दफ़ा अपने दिल से और अपने करीब से दूर बहुत भेजना, वो भी दूसरे मुल्क, दूसरे शहर में इंसान हो जाता है कि नहीं मेरी बेटी इतनी दूर जा रही है, बेटा जा रहा है. तो ये तो मुल्क की बात आ गई. तो क्या हुआ था उस टाइम? हाँ मुझे याद है जब हिना को ट्रैवल करना था UK 2011 में, तो मैं तो 100% कॉन्फिडेंट था कि हिना जो है वो ट्रैवल कर सकती है और जा सकती है. फिर घर में मुझे अपने वाइफ को भी मनाना था साथ में कि आप भी बिल्कुल वरी न करें कि हिना का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और आई एम टोटली कॉन्फिडेंट. तो ये
मतलब ऊपर से मैं कह रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो इंटरनल फीलिंग्स जो थे वो मतलब थोड़ा सा मैं मतलब घबरा भी रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल अल्लाह के ऊपर भरोसा किया और हिना का जो कॉन्फिडेंस था मतलब उसके ऊपर भरोसा किया कि हिना बिल्कुल जो है ना वो जा सकती हैं। तो मुझे याद है कि वो शाम 2:30 बजे उनको सफ़र करना था, तो हम उनको एयरपोर्ट लेकर गए। तो जब जाके पहुंचने के बाद जो है मैं जब वापस आया 3:30 बजे जब मैं सोया, तो मुझे खुद भी नींद नहीं आई मतलब सुबह तक कि मतलब क्या हुआ, हिना पहुंच गई। जब तक हिना ने वहाँ पहुंचकर आपको कॉल नहीं किया तो हम लोग बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट हो गए थे। वहाँ का किसी का नंबर भी हमारे पास नहीं था कि हम उनसे मतलब बातचीत कर सकें, पूछ सकें। खैर जब हिना पहुंचने के बाद हमें कॉल किया तो बिल्कुल मतलब इसके बाद हमें यकीन आया। मतलब खैर इसके बाद जो है ये हुआ कि 2 मरतबा इसके बाद जब सफ़र हुआ हिना का इंटरनेशनली, फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब ये आ रही थी तो मैं तो एयरपोर्ट भी नहीं गया, इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि अगर भाई आपको जाना है तो आप चले जाएं, आपको आना है कोई इशू नहीं। तो मैं ये मैसेज दूंगा मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कि मेरे ख्याल में इस टाइप का कोई इशू नहीं है, मतलब सफ़र कर सकते हैं। जो बच्चे जो काम कर सकते हैं वो बच्चियां भी मतलब उससे बेहतर अंदाज में वो अपने नेशन के लिए और अपने फैमिलीज के लिए और अपने मुल्क के लिए वो काम मतलब और वही बात है ना, कहते हैं ना कि अगर ठीक है हम लोग माँ बाप की बच्चा जब माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखता है और जब वो बगैर उंगली के चलने लगता है, अगर आप हाथ छोड़ेंगे तो ही वो चलना सीखेगा, वरना वो जिंदगी भर सिर्फ उस उंगली के उस हाथ का मोहताज रह जाएगा बच्चा है कि नहीं बस उस सहारे ही चलना है। तो माँ बाप को एक इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ता है ज़िंदगी में कि बच्चों को कभी अकेला भी छोड़ना पड़ता है कि वो खुद अपनी लाइफ को अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से तय कर सके। तो जब हिना वापस आई होंगी तो भाई एयरपोर्ट पे वही झप्पी जादू की गले लगा लिया अब्बू ने और वो दिल में आंसू आ गए, खुशी के आंसू और एक वो फीलिंग, और हिना को भी फील हुई। अच्छा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जब ये सब कुछ होने के बाद ये हुआ कि फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई इन चीज़ों की। और फिर अभी ही मतलब लास्ट वीक ही हमारी खुद की एक फ्रेंड है कॉलेज की, उन्होंने ही इसी ट्रेनिंग में जहाँ पर मैं गई थी वो भी जो है वहाँ पर इसी ट्रेनिंग के लिए गई है लास्ट वीक। तो जब आप ये देखते हैं ना कि अच्छा ये गया है और वो बाकी इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग है, तो फिर होता है कि दूसरों के भी पेरेंट्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अभी भी जो वो गई हैं हमारे ग्रुप से वो भी बहुत ज़बरदस्त, और उनके पेरेंट्स भी ये चीज़ देखकर ही कॉन्फिडेंट हुए और फिर अभी कल जो है वो वहाँ पर पहुँच गई थी। वही ना, दूसरे भी आपसे सीखते हैं, फिर वो भी उनको भी, और उनके पेरेंट्स ने भी कहा होगा चलो अच्छा वो बच्ची भी तो गई थी, लड़की भी तो गई है, और हम दूसरों को देख के ही सीखते हैं। मैं इसलिए व्यूवर्स को कहती हूँ कि व्यूवर्स मेरे स्पेशल जो गेस्ट होते हैं उनको बुलाने का यही मकसद होता है कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूँ। हमारे मुल्क में वो लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, तो हमें भी स्टैंड लेना चाहिए कि कोई तो स्टैंड ले। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भाई बड़े से बड़े काम करें, छोटे से ही स्टार्ट करें। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, व्यूवर्स को बोलती हूँ और हर गेस्ट से भी बात शेयर करती हूँ कि हमने बहुत जगहों पे देखा है कि इतना बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है, यूज़ मी लिखा हुआ है, वो क्या है कि मुझे आप इस्तेमाल करें, पर हम उसके आसपास कचरा गिराना दोबारा समझते हैं, पर उसके अंदर डालना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो एक छोटी सी चीज़ से भी आप स्टैंड करेंगे तो ये अच्छा है। बाहर से लोग आके हमारे मुल्क को गंदा कहते हैं, अगर कि गंदा मुल्क है, कचरा ये वो फैलाना, तो ये ना जब हम खुद करेंगे तो होगा। बिल्कुल। बारिश हुई पिछले दिनों तो किस तरह सर्वाइव किया, किस तरह रहा आपका? जिन दिनों बारिश हो रही थी तो उस वक्त तो सिर्फ आई थिंक बहुत सारे कामों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ गया था। बिल्कुल। कोर्स फिर आपको काम अपने जगह कट डाउन करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। जब तक आपके पास एक ट्रांसपोर्ट ही एक्सेसिबल नहीं हो रहा तो फिर आप किस तरीके से अपने वैन्यू तक पहुँचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो उस दिन बारिश वाले दिन सब लोग ही फंस गए थे, उतना बारिश का पानी नहीं था जितना आई थिंक जितना ऑफिस के भी लोग हैं वो सब भी शायद अपने घरों तक बहुत देर से पहुंचे थे। कुछ लोगों ने स्टे किया ऑफिस में, इनफैक्ट के हमारी टीम के जो लोग हैं, हमारे कैमरामैन, हमारे दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं, उन्होंने ऑफिस में ही स्टैंड किया, ऑफिस में रहे पूरा दिन, दूसरे दिन भी उन्होंने काम किया। मतलब इतनी सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, वो सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, दूसरी चीज़ों की वजह से ऐसा है। ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक तो सर आप देखते होंगे डेली। हाँ, इसके ऊपर मैं भी मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगा मतलब देखने वालों सुनने वालों से कि इस टाइप का जो माहौल पैदा होता है कि
इसमें कराची में नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन अगर हम ये समझते हुए भी मतलब हम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और थोड़ी देर के बाद मज़ीद तेज़ हो जाएगी, तो जहाँ पर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वहीं पे ही हमें स्टे करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, अगर हमें मतलब कि हमें हमारे बगैर मतलब वो काम अगर हो सकता है कि हम कम्युनिकेशन के ज़रिए वो काम करवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इसमें अपना लाइफ को जो है ना वो थ्रेट में नहीं डालना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। तो ये मतलब ज़िंदगी जो है अल्लाह पाक की तरफ से एक नियामत है, तो इसका हिफाजत भी हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए और ऐसे हालात में हमें सफ़र से अननेसेसरी सफ़र से हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी इन फ्यूचर भी इस टाइप के जब हालात हो जाएं तो लोग इसको देखें और अननेसेसरी मतलब उस सफ़र से अवॉइड करें। अच्छा है ना, भाइयों की लड़ली हैं, आप भाई प्यार व्यार करते हैं, तो बहन है छोटी है, एक ही बहन है हमारी। मैं अपने लड़ाई झगड़ा होता है बहन और छोटे भाई की बड़ी बहन हूँ, मतलब तो ये दोनों म्यूचुअल जो है ना हो रहा होता। लड़ाइयाँ होती हैं आपस में? नहीं होती। हाँ मतलब कंप्लेन होगी पापा डैडी देखे वो ये कर रही है और है ना ये कर रही है, भाई ये कर रहा है। इतना ज्यादा नहीं होती है, लेकिन छोटा जो मतलब भाई है हिना का, वो थोड़ा सा मतलब कभी कभार करते हैं कि अब हिना जो है बहुत ही ज्यादा लाडली है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब थोड़ा बहुत मतलब हाँ भाइयों के अंदर आ जाता है कि तो ये कैसा है कि ये हर फैमिली में ये चीज़ है ना बहुत होती है, ये मतलब इसको हम नहीं हटा सकते किसी भी फैमिली से, और ये एक ऐसा है कि ये आपको जो है ना आपस में कनेक्टेड भी रखता है। वो कहते हैं ना जहाँ मोहब्बत प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, इसी से अपनायत का एहसास होता है इंसान को। मतलब पॉजिटिव वे में होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए, इसमें ही मतलब एक लर्निंग होती है, डेवलपमेंट भी होती है। मतलब नेगेटिव उसी में न हो, पॉजिटिव उसी में मतलब एक होना भी, डिस्कशन होना भी जरूरी है। जी व्यूअर्स, तो वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो हिना की कुछ और थोड़ी सी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे आप दे सकते हैं, जो मैं बार बार बताती रहती हूँ आपको, www.facebook.com/thelifetv.tv। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएँ, कहीं मत जाएगा, मैं आपका इंतजार करूँगा। My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मरियम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं thelivetv.tv, जिसका प्रोग्राम है क्या पक रहा है यार। आज हम लोग आपको बनाना सिखाएंगे द चीज़ी स्पैगेटी विद क्रिस्पी रोस्ट एंड चॉकलेट बाइट, जो कि स्वीट डिश है। चॉकलेट तो सब बच्चों को बड़ों को सबको ही पसंद होती है, तो ये डिश आपको यकीनन पसंद आएगी। और स्पैगेटी भी जैसे कि सब आजकल सब खाना पसंद करते हैं, ये आज नए वेरिएशंस में हम आपको बनाना सिखाएंगे। चीज़ी स्पैगेटीज के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 पैकेट स्पैगेटी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चाइनीज सॉल्ट, 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 2 टेबलस्पून चिली सॉस। हम स्पैगेटी बॉईल करने के लिए रखेंगे। इस पतीले के अंदर पानी रखेंगे। मैंने पानी ले लिया इसमें और फ्लेम तेज करके ठीक है, हमने इसमें नमक डाल दिया 1 बड़ा चम्मच और स्पैगेटी बॉईल करने के लिए, और इसमें हम ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, ताकि जो स्पैगेटी है वो जुड़े नहीं। अब हम इसको जब तक इसमें गुबार आ जाता है हम लोग अपनी क्रिस्पी रोस्ट की तरफ चलते हैं। क्रिस्पी रोस्ट के लिए हमें ब्लैक पीसेस चाहिए होंगे, जैसे मैंने 4 लिए हैं। उसके साथ 6 बड़े चम्मच मैदे के, 2 अंडे, और हमें इसके साथ इसके लिए 1 चम्मच ब्लैक पेपर चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस एंड सॉल्ट। जो हमें क्रिस्पी रोस्ट बनाना है उसके लिए हमें सबसे पहले चिकन जो है ना वो बॉईल करनी पड़ेगी, ताकि वो खाते वक्त कच्चापन ना आए इसमें। तो उसके लिए हम सबसे पहले बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं चिकन, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। हमने एक पतीले में मैंने पानी लेके इसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ, ताकि इसको हम 15 से 20 मिनट बॉईल करेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम चिकन के अंदर 1-2 टीस्पून हम लोग सॉल्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। हम इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं चीज़ी स्पैगेटी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टोव पे हम लोग फ्राइंग पैन लेंगे। अब मैं फ्राइंग पैन में ऑयल लूँगी, थोड़ा सा ऑयल लूँगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, ताकि चिकन के अंदर टेस्ट आ जाए। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। चिकन डाल देंगे, जो कि मैंने पहले काट कर रखे थे, उसको डाल के फ्राई करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा चीज़ें हो रही तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर डालें। खाने की स्टेप बता रही हूँ, जो भी खाना खुशी से बनाया जाता है वो हमेशा टेस्टी ही बने। हमेशा अपने किचन में जब भी जाएं खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी बनाएं। थोड़ा सा हाफ टी स्पून
स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर इसका टेस्ट आ जाए चिकन के। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि थोड़ी गल नहीं जाए। बहुत छोटे छोटे पीस ना तो ये जल्दी गल जाए विदिन 5 मिनट्स। चाइनीज तो सभी बनाते हैं मगर थोड़ी बहुत वेरिएशन से टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाता है। इसके अंदर हम सॉल्ट नहीं डालेंगे वरना इसके अंदर हम पानी छोड़ देगा। कोई ऐसी इसमें ऐसे इंग्रीडियंट्स नहीं है जिससे कि आपको कहीं बाहर भागना पड़े या कहीं दूर बड़े बड़े मार्च करना पड़े। सिंपली आपके सब ऐसे ही सब इंग्रीडियंट्स आपके घर में अवेलेबल है। और जो मैं इसमें चीज़ डालूँगी वो अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो कोई ऐसे इशू नहीं है, लेकिन मुझे चीज़ बहुत जब हमें लगेगा कि चिकन बिल्कुल फ्राई हो चुकी है तो उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। क्या पक रहा है आज में हम लोग बहुत डिफरेंट चीज़ें आप लोग को बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ट्राई करिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि हम लोग ये सब आप लोगों के लिए अरेंज कर रहे हैं। अब जैसे कि हमें पता लग गया कि ये थोड़ी चिकन थोड़ी सी गल गई है, फ्राई हो गई है, हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे and 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ज़बरदस्त स्मेल आ रही है इसकी देर रोज़े में तो वैसे दिल ललचा जाता है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया और स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। वैसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुकिंग का, मगर जब भी मिलता है तो मैं बहुत शौक हूँ, स्पेशली रमज़ान में। अभी चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, टेस्ट भी आ चुका है इसमें, तो इसको निकाल देंगे धुन करना प्लेट में, क्योंकि अगर हम इसको मुस्तकिल फ्राई करते रहेंगे तो ये बहुत कड़क सी हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी पैकेजिंग में। क्योंकि कैरेट थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए उसको सबसे पहले डालें। मैंने डिफरेंट शेप दिया है तो कैरेट को, ताकि बहुत प्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है डिश के अंदर, जो भी चीज़ प्रेजेंटेबल लगती है वो इंसान का वैसे ही दिल ललचा जाता है खाने का। मैं इसको आप इसको कुछ भी शेप दे सकते हैं, आप इसको शेप दें तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी फ्लेवर फील होगा। हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि फिर फ्राई करेंगे। एक्चुअली कैरेट ही जो है वो स्पेगेटी में कलर्स डालती है, बाकी तो बाकी वेजिटेबल्स तो ग्रीन होती हैं। स्टिर फ्राई करेंगे। हमारी चिकन भी बॉयल हो रही है ऐसा इसका हम टाइमिंग नोट कर लेंगे, 15 से 20 मिनट करना है। जब हड्डी जो है वो बोटी छोड़ दे शाम की थोड़ी थोड़ी, तो बस आप लोग समझ जाइएगा कि चिकन
बॉयल हो गया। तो बाकी को फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कैबेज। कैबेज लगती है बहुत सारी, बट फ्राई करते करते वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो इसको नॉर्मल फ्लेम पे ही करेंगे, स्लो पे करेंगे तो ये बिल्कुल नरम सी हो जाएगी। हमें ज़्यादा नरम नहीं करनी है। वैसे कोशिश किया करें कि जल्द से जल्द खाना बना लें। वो लंबे लंबे पहले से प्रोसीजर्स होते थे, सारा सारा दिन किचन में। जो अभी नई नई कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जिनको आ जाती है कुकिंग वो फिर अंदाजे से ही बहुत चीज़ें जो है ना वो बना लेते हैं। बनाते बनाते ही बहुत सारी डिशेज आ जाती हैं माइंड में कि हम ये बना लें, इसके अंदर ये डाल लें। तो अब जैसे थोड़ी सी हमारी कैबेज भी फ्राई हो गई है, थोड़ी सी देख जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नरम ना हो और बिल्कुल कच्ची भी ना लगे, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। तो हम नमक वगैरह इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि जैसे मैंने चिकन के लिए बताया था कि इसमें भी जैसे ही हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो ये अपना पानी, सब्जी अपना पानी छोड़ देती है और ये हमें फ्राई करनी है, इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे और हम एंड में ऐड करेंगे जब हम इसको अलग करते हैं। बहुत झटपट तैयार हो जाती है, बस थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है सब्जी बनाने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ये हम एंड में डालेंगे और बस हल्का हल्का इसको फ्राई करेंगे। तो अगर ये किसी काफ़ी लोगों को बहुत पसंद होती है तो अगर इसका टेस्ट खत्म हो जाए तो अगर अजीब सी लगती है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हार प्याज, स्प्रिंग अनियन। ये भी मैंने देखें डिफरेंट शेप में काटी हुई है, आप भी इसको डिफरेंट शेप में काटें। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी उतनी ज़्यादा स्पैगेटी में मज़ा आएगा। टीस्पून जो है हम लोग इसके अंदर चाइनीज सॉस बाकी है 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर भी ऐड करेंगे। खाना बनने में 1 घंटा पूरा 1 घंटा जरूरी है। और पाकिस्तानी टेस्ट के लिए चाट मसाला डालेंगे हम। ये तो नहीं, जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल। ये हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसको साइड में कर देंगे। इसको हम साइड में रख देंगे क्योंकि हमारी फ्राई हो गई है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अक्सर लोगों की स्पैगेटी जो है वो जुड़ जाती है, वो जो है तो बस आप डाल के छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद जो है आप इसमें चमचा चलाते रहिएगा ताकि ये जुड़े नहीं। और ऑयल डाला है हमने तो उसकी वजह से ये जुड़ेंगे नहीं। जब तक स्पैगेटी बॉयल हो
वापस हम इसकी तरफ आएंगे, स्टोव की तरफ। उसमें हम ऑयल लेंगे। आप 4 बड़े जो है वो खाने के चम्मच हम ऑयल ले लेंगे। थोड़ा सा हम इसको हीट तेज करेंगे। वही हम इसमें थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, क्योंकि कोई इंटरनेशनल तरीके से तो बना नहीं रही हूँ मैं। थोड़ा सा जो मैंने वेजिटेबल्स फ्राई करके रखी थी, यमी सी वेजिटेबल्स है, ये हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये भी ऐड करेंगे हम इसके साथ साथ। अपने जो लास्ट हम इसमें विनेगर डालेंगे 2 टेबलस्पून। और क्योंकि चाइनीज स्टाइल है तो चाइनीज ही है, तो ये वाले जब सॉसेस ना पड़े तो उसमें मज़ा नहीं आता। और चाइनीज सॉल्ट तो इसकी जान होती है, अगर आप यही नहीं डालेंगे तो आप चाइनीज नहीं टेस्ट कर सकते। चिली सॉस भी डालेंगे हम 2 टेबलस्पून। और ब्लैक पेपर ये हम साथ साथ इसलिए डालते जा रहे हैं क्योंकि ताकि सारे नूडल्स में जो है ना ये मसाला रच बस जाए। वरना जो है कहीं पे मसाला होता है, कहीं नहीं, किसी वेजिटेबल में है, कहीं नूडल्स में प्रॉपरली आ जाए। इसके लिए हम लोग आप लोग अपना हाथ भी बचाएं और अपने आप का भी ख्याल रखें। ये ना हो कि आपको करते करते अपना हाथ जला मिक्स करते जाएं। इसमें वेजिटेबल भी मिक्स करते, मसाले थोड़ा से तेज मसाले रखने हैं आपने, ताकि क्योंकि नूडल्स बिल्कुल आपको पता है कि बिल्कुल बॉईल हुई भी है, कोई टेस्ट नहीं है उसके अंदर, हल्का सा बस सॉल्टेड टेस्ट होगा। 1.5 टीस्पून चाट मसाला डालें। मिक्स करते हैं इसको साथ साथ, एक साथ डाल देंगे और सारे नूडल्स तो वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। इसकी बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, इतना टेस्टी लग रहा है कि सारा मगर अब तारी का वेट करना होगा। आप लोग जरूर ट्राई करके देखें। जैसे कि मैंने वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों ने ली थी मैंने, ताकि ये अच्छा मज़ा आए, वेजिटेबल्स का भी मज़ा आए, सिर्फ नूडल्स ही नूडल्स नहीं है। मिक्स करती जाऊँगी। जब हमने चिकन बॉयल की थी उसकी यखनी ज़बरदस्ती बन गई थी ना, तो वो हम इसके अंदर थोड़ी सी 2 से 3 चमचे ऐड कर लेंगे ताकि चिकन का टेस्ट भी आ जाए और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी भी ना हो। अच्छा, केचप भी ऑप्शनल है और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो सारी स्पैगेटी है वो गर्म हो जाए। मैंने ये स्पैगेटी डिश आउट कर ली है, थोड़ा सा हमने इसको गार्निश की है। आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि नाम तो चीज़ी स्पैगेटीज है, तो चीज़ कहाँ है? तो हम चीज़ जो है इसके गार्निशिंग में यूज़ करेंगे ताकि जो है वो स्पैगेटीज की हीट की वजह से ये मेल्ट हो जाए और फिर ज़बरदस्त सा का टेक्सचर आ जाए। चीज़ लवर्स जो होते हैं वो आप इसको बीच में भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, बट ये मोर देन इनफ, तो इसको आप स्प्रिंकल करें, स्पैगेटीज इंजॉय करें। और इसको अगर आपको मेल्टेड चाहिए तो गरम गरम स्पैगेटीज निकाल के इस पर स्प्रिंकल करें चीज़ और उसको थोड़ी देर ढक दें। 5 मिनट ढकेंगे तो फौरन चीज़ जो बिल्कुल मेल्ट हुई होगी, ज़बरदस्त आपको नजर आ जाएगा टेक्सचर। तो थोड़ा सा हम लोग केचप भी गार्निश करेंगे। अच्छा, अब हम जो है इसमें से लेग पीसेस निकालेंगे। देखिए जैसे कि हड्डी बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो गई है, तो ये बॉयल हो चुकी है। तो हम इसको निकालेंगे। अब हम इसके बैटर के लिए मैदा ले लेंगे। हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे।
और मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी के साथ, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हम बैटर बनाएंगे। फिर कोई ऐसे स्पाइसेस नहीं है कि आप बाहर से जाएं और पैकेट्स वाले लेकर आए या आप इसको घर में भी इजीली बना सकते हैं, स्टार के टाइम भी बना सकते हैं। स्टार में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। देखें जैसे कि बैटर मैंने थोड़ा थिक सा बैटर बना लिया, ज़्यादा इसको वो नहीं करेंगे पतला, ताकि ये हमारे लेग पीसेस पे जो है वो सही से लगते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी सा होगा। आप टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि स्पैगेटी मैंने बॉयल होने के लिए रखी, इसके लिए में मैं ये कर रही हूँ चिकन। आप भी अपना टाइम कंज्यूम करके जल्दी जल्दी 1 आवर में जब आप अपना एक अच्छा सा प्लेटर बनाओ। अब आजकल इतने अच्छे वेजिटेबल कटर्स आ गए हैं कि इसमें बस आप वेजिटेबल डालें और वो स्लाइस करके आ जाए। उसको सही से अच्छी तरह कोट करके, जैसे कि हमने इसको कोट कर दिया, कोटिंग करके हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए मोर देन आप जो है इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। जो 2 अंडे लिए थे हमने उसको हम बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है, जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको एग के अंदर अच्छी तरह इसको रोल कर देंगे और अब उसके अंदर हम चिकन डालेंगे। चिकन के अंदर सही से कोटिंग करेंगे। आप टाइम जल्दी कर सकते हैं, जैसे कि स्पैगेटी मैंने बॉयल होने के लिए रखी, इतनी देर में मैं ये कर रही हूँ चिकन। आप भी अपना टाइम कंज्यूम करके जल्दी जल्दी 1 आवर में आप अपना एक अच्छा सा प्लेटर बना सकते हैं। अब आजकल इतने अच्छे वेजिटेबल कटर्स आ गए हैं कि इसमें बस आप वेजिटेबल्स डालें और वो स्लाइस होकर आ जाए। उसको सही से अच्छी तरह कोट करके अब ये इसको थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ठीक है, पहले वेट करेंगे। इसको यहाँ पे दिखाएगा कोट करना। ये देखिए जैसे कि हमने इसको कोट कर लिया, कोटिंग करके हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए मोर देन आप जो है इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं मैरिनेशन। जैसे चिकन तो बॉयल हो ही रही है, तो हम इसको ज़रा थोड़ा तेज फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, वरना तो हम लोग नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई करते हैं। तेज फ्राई पे करेंगे ताकि थोड़ा क्रिस्पी का टेस्ट कर लेती हूँ। ये भी रखती हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, वरना जला जला इतनी जबरदस्त डिश चाहिए आपने आज ही ट्राई करें। अनियन डाल सकते हैं। अनियन कितना प्यारा है, कितना छोटा प्यारा है। केचप डाल के साइड में रख दो, वो भी गार्निशिंग हो जाएगी। ये जो अभी ये है ना, इसमें डाल दें। इनमें से थोड़े बड़े हैं, छोटा छोटा, इसमें भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बस नीचे क्या हाँ
जैसे कि देखें आप रोस्ट रेडी हो गए हैं। आप इसकी गार्निशिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइम शॉर्ट था की वजह से फ्राइज नहीं बना सकी, वरना आप इसको फ्राइज के साथ इंजॉय कर सकते हैं। वरना केचप तो है ही, या चिली गार्लिक सॉस, या आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें से आप इसको खा सकते हैं। और या आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं ताकि इसका थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा, तो ये भी ज़रा मज़े का लगेगा। ये आपके ब्रोस्ट रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी ब्रोस्ट। बाइट के लिए हमें चाहिए होगा एक फ्रूट केक। फ्रूट केक ले लें या चॉकलेट केक ले लें। जैसे बच्चों को चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद होता है तो आप चॉकलेट केक ले सकते हैं, कोई सा भी केक ले लें। और इसके बाद हमें इसमें चाहिए होगा चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। उसको आप एक बाउल में डाल के माइक्रोवेव में इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। या फिर हम सॉस भी ले सकते हैं, चॉकलेट सॉस। फिर हम कंडेंस मिल्क चाहिए होगा थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून। और गार्निश के लिए हमें पोपरा चाहिए होगा। अब मैं केक जो है वो उसकी स्लाइस कर देती हूँ। अभी हम इसको केक का चूरा कर देंगे, ब्रश कर लेंगे इसको। और केक के अंदर ये बहुत ही जल्दी बनने वाली वो है डिश है। इसके अंदर अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं पसंद है तो आप इसके अंदर मिल्क भी यूज कर सकते हैं। जल्दी से आपको थोड़े से बना के दिखा दें। अब ये शाम में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जैसे चॉकलेट्स बहुत पसंद आती हैं, उसमें भी चाय के साथ भी, आपके गेस्ट आए, लेकिन इसमें बॉल बना लिया है। कोई सा भी केक यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट केक, फ्रूट केक, कोई भी स्पंज केक टाइप जो भी होता है ना, आपको जैसे अच्छा लगे हो गया। इसके बीच में आप लोग नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, नट्स, कोई सी भी काजू वगैरह, जो कोई भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है उसके आप सेंटर में रख के उसको भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लोगों को ड्राई फ्रूट वगैरह अब हम ये बॉल लेंगे और थोड़ी मेल्टेड डार्क चॉकलेट या फिर जैसे मैं चॉकलेट सॉस यूज़ कर रही हूँ, कोट करके कर रही हैं कोट। मैं भी वैसे थोड़ा कम चॉकलेट थोड़ी अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभी तो चलता है। क्या कोटिंग करके अच्छी तरह चॉकलेट की मुझे तो ये इजी लगता है। केक वगैरह में भी ज़्यादातर यूज कर लेती हूँ। अब हम इसको इस तरह करके ना डिप करके ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ताकि हमने डिप करके रख ली है चॉकलेट को, ऊपर से हमने थोड़ी डाल भी दी है। हम इसको रेफ्रिजरेट में रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि तो ये जम जाए। फिर हम इसको इसकी डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर से निकाले हमने ये चॉकलेट बाइट, हम इसको डिश आउट करेंगे। हम कोई भी प्यारा सा बोल ले लें या छोटी सी डिश भी ले सकते हैं। कलर अगर लेके हमारे एक्चुअली चॉकलेट बाइट इसका नाम इसलिए क्योंकि ये 1 बाइटेड डिश है, या आप एक खा के ऐसे ही खा सकते हैं। हम कैसे इसको इतना ब्राउन चाहिए, देखो मरियम इतना ब्राउन चाहिए, और इसको निकालना इसमें वो इसके साथ और
ये जो है क्रेजी चॉकलेट लवर्स की जरूरत है। इसमें हम ब्राउनीज भी यूज कर सकते हैं। देखा आपने कैसे हमने झटपट से चीज़ी स्पैगेटीज और क्रिस्पी रोल्स बना लिए और साथ ही हमने स्वीट डिश भी बना ली जो कि चॉकलेट वाइट। तो आप लोग इसको केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं या सॉसेस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ग्रीन चटनीज आती हैं उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। और आप लोगों को आज ही ये जो है ना वो ट्राई करनी है, अपने स्टार में बनाएं, अपने डिशेज में बनाइए। कंप्लीट प्लेटर है और आपके गेस्ट आए आप उनके सामने भी रख सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी आप ये बना के कुछ कर सकते हैं। देखा आपने कैसे चीज़ मेल्ट हो गई है इसके अंदर और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं चॉकलेट बाइट्स भी, ये हमने चॉकलेट बाइट्स बन के, मुझे तो बहुत भूख लग रही है देख के। तो आप लोगों ने देखा क्या पक रहा है आज में, कितना ज़बरदस्त हम लोगों ने जल्दी से 2-3 डिशेस बना ली। आप लोग भी एंजॉय करें और देखते रहिए लाइव। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे घर में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, खड्डी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया तो उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ जो कच्चे रेशम का काम है आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंड भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको
गाउन में भी हम उसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक। Now everyone asks why RCM Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेज आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of RCM Malik. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture करनी है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का फिर guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद है ना। हमारे साथ बैठी हुई हमारी गेस्ट हैं, इनके बारे में मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं, जिस तरह के है ना मैं आपसे भी कहूँगी ये बात कि जो चैलेंज फ्यूचर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जो यूरोप की है वहाँ पर आप जा चुकी हैं, लास्ट ईयर ही गई भी थी वहाँ पर और माशाल्लाह इस साल ही वहाँ पर एज ए स्पीकर हैं। तो कैसा लगता है कि वहाँ के लोगों के साथ आप कनेक्ट रहेंगी, तो किस तरह की फीलिंग आती है? फीलिंग्स तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था लास्ट ईयर वहाँ पर जाते। इस बार जो है ये है कि डिफरेंट उन्होंने यंग लोगों को जो है एज ए स्पीकर चूज़ किया है, जो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पाकिस्तान से ही मैं वहाँ पर जो है एज ए स्पीकर लोगों से बात करूँगी एंड देन
अपने जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स होगी इसके तहत जो है बातचीत होगी। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है और आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान को एज बेस्ट कंट्री लोगों के सामने पेश करें और जो है सबको बताएं कि व्हाट पाकिस्तान है। जी जी बस, और एक और बात बताते चलूँ कि इस साल जो रमज़ान कंपटीशन हुआ था, रमज़ान चैलेंज था, जो इसमें भी कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेट भी किया माशाल्लाह, विन भी किया। तो क्या है ना, ये किस तरह हो रहा है ये सब? रमज़ान चैलेंज बेसिकली चार्टर फॉर कंपैशन उन्होंने जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसके अंदर जो है जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको रमज़ान के महीने में एक सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट करना था। तो हमारा प्रोजेक्ट ये था कि किस तरीके से हम लोग जो है रीसाइक्लिंग का जो मैसेज है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स तक, डिफरेंट लोगों तक पहुँचाएँ, प्लस इन्वायरमेंट के लिए काम करना और फिर डिफरेंट प्लांटेशन और रिसाइक्लिंग को हम लोग जो है सिर्फ एक जैसे एक अवेयरनेस, इसके बारे में अवेयरनेस जो है मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को भी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो हम लोगों ने डिफरेंट अपना प्रोजेक्ट किया था और फिर इस तरीके से बहुत मतलब कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप दिल से चाहो तो वो ज़रूर होती है, और फिर अपना मुल्क, अपना शहर, इसके लिए आप कुछ करें तो फिर तो वो बात ही अलग है। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि आप माशाल्लाह चित्राल से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो मैं वहाँ की मैंने कुछ बातें सुनी, वो तो है बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह। तो मैंने एक चीज़ और सुनी कि वहाँ पर कोई फ़कीर नहीं है, यानी कि कोई भीख मांगने वाला नहीं। तो ये एक अलग सी बात है, यानी कराची में या पाकिस्तान के आप किसी भी जगह चले जाएँ, ज़्यादातर इस्लामाबाद हो गया, वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो ये चित्राल में फ़कीर नहीं है, वहाँ पर ये कोई भीख मांगने वाला नहीं है, ऐसा क्यों? जी, चित्राल का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूनिक कल्चर है, जिसमें लोग सब एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। जितने भी वहाँ पे मतलब लोग बसते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट में, और बड़ा अदब और बड़ा एहतराम के साथ लोग लाइफ गुजारते हैं वहाँ पर। और उसमें से बड़ा यूनिक जो एक वो है, वो मतलब वो ये है कि चित्राल शहर में आज तक वहाँ के जो रहने वाले हैं, कोई भी मतलब फ़र्द जो है भीख मांग के मतलब वहाँ पे नहीं आया है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि गरीबी जो है वो तो तमाम पूरा दुनिया में है, मतलब डेवलप कंट्रीज़ में भी है, यहाँ पर भी है, मतलब लेकिन बुनियादी वजह यह है कि अगर किसी को ज़रूरत होती भी है, लेकिन वहाँ के जो मुकामी गाँव के जो लोग होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि उनके साथ रहने वाला मतलब बंदा जो है कि वो किसी शहर में जाए और वहाँ पर दूसरे लोगों से वो भीख मांगे। तो उनके जो ज़रूरियात जो होते हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती भी है तो आपस में लोग मिलकर उनके मसाइल जो है वो खुद ही हेल्प करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और कि वहाँ पर लड़कियों को और लड़कों को पढ़ाई पे ज़्यादा जोर है, पढ़ाई पे ज़्यादा वो कहते हैं, मतलब तो ये किस तरह मतलब होता है ना जगहों पे कहते हैं नहीं भाई, ना ही मैट्रिक किया और बस खत्म लड़की की पढ़ाई, पर वहाँ पर स्पेशली चित्राल में है कि पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जी, ये भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये केटी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है चित्राल, लेकिन वहाँ पर टॉलरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लोग एक दूसरे का बड़ा इज्जत और एहतराम भी करते हैं, और प्लस ये एजुकेशन जो लेवल है यहाँ पर हर वहाँ पर रहने वाला बंदा ये सोचता है कि उनके घर में लड़की है या लड़का है, उनसे जो बेस्ट हो सकता है उनके एजुकेशन के लिए वो पॉजिटिव सोचता है, उनको एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करता है। तो ये एक अच्छा अवेयरनेस हमारे चित्राल में है कि वहाँ मतलब एजुकेशन के ऊपर मतलब जो कंसंट्रेशन लेवल है लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हमारे शो में आए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ लाइव टीवी की तरफ से कि आप हमारे शो में आए, हमें इतना कीमती वक्त दिया अपनी लाइफ का। ज़ाहिर है ना, तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं सर, आप भी, आपने आज अपना ऑफिस छोड़ा और ना को यहाँ लेकर आए हमारे साथ, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों की। जाते जाते है ना, मैं चाहूँगी कि आप कोई एक मैसेज दें हमारे यूथ को, हमारे व्यूवर्स को। आई थिंक एक बहुत सिंपल सा कोट है कि देयर इज अ विल देयर इज वे। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आप कर सकते हैं और आप करें। बहुत शुक्रिया सर, आप कुछ आप मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल। जी, मैं भी मतलब दूंगा एक मैसेज ये है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी हमारे मुल्क में हो रहे होते हैं, और हमारा मुल्क जो है मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये एक जन्नत का टुकड़ा है, और अल्लाह पाक ने जो नियमतें हमें यहाँ पर अता की हैं ये किसी दूसरे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि लाइफ बैलेंस हमारे लोगों को पाकिस्तान में भी रखना चाहिए, चाहे वो जिस एज में भी हों, वो ट्रैक पे निकलें, वो एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत को अच्छा मेंटेन रखने की कोशिश करें,
और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है कि अपने। और इसके अलावा एक छोटा सा मैसेज दूंगा कि एक बाप अपने एक बेटे को लेके साहिल समंदर जाता है और वो बच्चा 7 साल का बच्चा जो है, जो समंदर से फिश बाहर आते हैं और समंदर वापस जब चला जाता है तो वो बच्चा जाके एक एक फिश को समंदर में वापस फेंक देता है। तो बाप उनसे कहता है कि बेटा हजारों लाखों फिशेस बाहर आते हैं तो आप किस किस को आप मतलब उनका लाइफ सेव करेंगे। हाँ। तो बच्चा कहता है कि जो हमारे सामने बाहर निकल रहा है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका लाइफ सेव करें। तो हम लोगों से जो कुछ थोड़ा बहुत भी हो सकता है इस मुल्क के लिए, थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा शो। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए कुछ कर रहे हैं, जिस तरह माशाल्लाह हिना कर रही है। मैं दुआ करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान की अल्लाह करे हर लड़की हर लड़का अपने मुल्क का ख्याल रखें इसी तरह, तो हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान, हमें दूसरों के आगे शर्मिंदगी नहीं होगी कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। जो लड़के बाहर पढ़ने या जॉब करने के लिए जाते हैं उन्हें ग्रीन कार्ड दिखाते हुए शर्म आती है अपना पाकिस्तान का। तो इस चीज़ से हम बाहर निकलें जल्द से जल्द, मेरी ये दुआ है। हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं आप हमारे फेसबुक पेज पे जो कि है www.facebook.com/livetv.tv। आप भी हमारे शो में एज अ गेस्ट आ सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई बात के साथ, नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।